हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 24 मार्च और 24 मार्च से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी ज्ञान कोश टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा या ज्ञान कोश नाम से ही फेसबुक पेज है, आप लोग वहां से भी इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। बात करते हैं सबसे पहले बात करेंगे कि आज 24 मार्च है और आज का जो दिन है वो किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज का जो दिन है ये विश्व तपेदिक टीबी या क्षय रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि आज जो है ये विश्व तपेदिक दिवस है, विश्व टीबी दिवस या इसे क्षय रोग दिवस भी मनाया जाता है। तो ये जानकारी थी इस प्रश्न से। लेकिन देखिएगा, ये जो दिवस है, जो तपेदिक दिवस है, ये विश्व में यह दिवस 1882 में डॉक्टर रॉबर्ट कोच द्वारा तपेदिक का कारण बताने वाले जो जीवाणु होते हैं, इन जीवाणुओं की खोज करी गई थी और इसी दिवस को चिन्हित करने के लिए यह दिवस विश्व तपेदिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये बात थी, हमें यहाँ से जानकारियां मिली है इस दिवस के बारे में। अब हम बढ़ते हैं एक एक करके प्रश्नों की तरफ। तो प्रश्न सबसे पहला है कि विश्व में सबसे मजबूत सेना कौन सी बनी है। विश्व में सबसे मजबूत सेना जो है वो कौन सी बनी है। तो चीन की सेना जो है वो विश्व में सबसे मजबूत सेना बनी है। चीन की सेना जो है वो विश्व में सबसे मजबूत सेना बनी है। और अगर हम बात करें, इसमें 100 में से 82 अंक दिए गए हैं। चीन की सेना को विश्व में 100 में से कितने अंक मिले हैं? तो 82 अंक मिले हैं। दूसरे स्थान की अगर हम बात करें तो दूसरे स्थान पर अमेरिका की रही है, तीसरे स्थान पर रूस की सेना रही है और चौथे नंबर पर रही है भारत की सेना। भारत की सेना जो है वो विश्व में चौथे नंबर की रही है। पांचवा नंबर रहा है फ्रांस का। तो ये रिपोर्ट अगर किसने जारी करी, अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो ये रिपोर्ट जो है ये रक्षा वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट के अनुसार जारी की गई। और मिलिट्री डायरेक्ट के अनुसार ये जो दिवस है ना, ये जो विश्व में सबसे मजबूत सेना है ये चीन की बताई गई है। ठीक है, तो इसमें सारे खर्चे, सारे सैन्य, सारी सेनाएं, सारी शक्तियां, सारे परमाणु शस्त्र, सब कुछ मिलाकर के इनका आकलन किया गया है। और इस आधार पर सबसे ज्यादा अंक जो मिले हैं वो चीन की सेना को मिले हैं, 100 में से 82। भारत की सेना का चौथा स्थान रहा है। तो ये जानकारी हमें इस पहले प्रश्न से मिली है। उसके बाद अगला प्रश्न ये है कि वर्ष 2019 और 2020 के लिए जो गांधी शांति पुरस्कार दिया जाता है, गांधी शांति पुरस्कार की घोषणा करी गई है। तो ये 2019 के लिए किसे दिया गया? तो 2019 के लिए ओमान के स्वर्गीय सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद को दिया गया, क्योंकि उन्होंने भारत और ओमान के बीच में विश्व में शांति स्थापित करने का प्रयास किया था, इस बात को देखते हुए। और 2020 का किसे दिया गया? तो वर्ष 2020 का जो गांधी शांति पुरस्कार है ये बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया। बंगा नहीं, ये बंगबंधु है। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया। तो यहां से ये जानकारियां मिलती है। लेकिन देखिएगा, गांधी शांति पुरस्कार के बारे में थोड़ी जानकारियां पढ़ेंगे कि भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार जो है ये भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर दिया जाने वाला वार्षिक पुरस्कार है। इसके अनुसार क्या होता है, ये पुरस्कार 1995 में शुरू किया गया था। उनके महात्मा गांधी के 125वें जन्म दिवस पर शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये बात करी जाती है यहां से। अगर हम बात करें कि 1995 में ये तंजानिया के प्रथम राष्ट्रपति जूलियस नायरेरे को प्रदान किया गया था और 2013 में यह पुरस्कार पर्यावरणीय और सामाजिक कार्यकर्ता चंडी प्रसाद भट्ट को दिया गया था। उसके बाद भी बहुत से पुरस्कार है, क्योंकि बस ध्यान रखिएगा कि 1995 से इसकी शुरुआत करी गई है। 2019 और 20 का अब दिया गया है 2021 में। तो ये जानकारियां पूरी तरह से हमने गांधी पुरस्कार, शांति पुरस्कार से संबंधित पढ़ ली है। उसके बाद एक जानकारी और भी दे देता हूं कि अब आप लोगों की करंट अफेयर इस प्रकार से आ रहे हैं, लेकिन दोबारा से क्योंकि मेरा शेड्यूल थोड़ा सा बिजी होने के वजह से ये अब आप लोगों की जो करंट अफेयर की है प्रश्नोत्तर के माध्यम से आपकी 1 अप्रैल से आनी शुरू होगी। तब तक के लिए मैं आपको ऐसे ही पढ़ाता रहूंगा। साथ साथ में बात करते हैं कि ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021, अगला ये पुरस्कारों की बात हो रही है कि ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 है। ये खेल है, इस खेल प्रतियोगिता में किन्होंने जीते हैं, कौन विजेता रहे हैं, तो उनके बारे में पूरी जानकारियां पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पुरुष एकल विजेता कौन रहे। तो पुरुष एकल विजेता जो रहे वो ली जी जिया जो है वो मलेशिया के हैं, जो कि विश्व एकल प्रतियोगिता के विजेता रहे हैं। उसके पश्चात महिला एकल विजेता में कौन रही है? तो जापान के नोजोमी ओकुहारा। पुरुष डबल विजेता कौन रहे हैं? हिरोयुकी एंडो और इसके उनके साथ में यूता वतनबे। साथ में महिला डबल विजेता कौन रही है? तो मायू मात्सुमोटो और वकाना नगहरा। उसके साथ में मिक्स्ड डबल विजेता कौन रहे हैं? तो यूता वतनबे और आरिसा
हिगाशिनो, ये सारे के सारे जो हैं जो खेल प्रतियोगिता में विजेता रहे हैं, टीम भी, सिंगल भी, डबल्स भी, सारी जानकारी आपको यहां से मिल जाएगी। इसके पश्चात है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है कि एथेनॉल नीति रखने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? देश का पहला ऐसा राज्य जो कि एथेनॉल नीति रखने वाला बना है, तो ये राज्य बना है अब बिहार। और ये जो नीति है, एथेनॉल नीति जो है, ये एथेनॉल के निष्कर्षण की अनुमति देती है। साथ साथ में नई नीति बिहार में एथेनॉल उत्पादन की अनुमति देगी, जो जैव ईंधन 2018 और उसके बाद राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति द्वारा राष्ट्रीय नीति द्वारा अनुमति सभी फीड स्टॉक से प्राप्त होगी। साथ में ध्यान रखिएगा कि बिहार के उद्योग मंत्री कौन है, तो बिहार के उद्योग मंत्री है शाहनवाज हुसैन, लेकिन वो अभी पश्चिम बंगाल में व्यस्त है क्योंकि वहां पर चुनाव आने वाले हैं, तो वो चुनाव पार्टी बीजेपी पार्टी का प्रचार प्रसार करने के लिए शाहनवाज हुसैन जो है वो पश्चिम बंगाल में इस समय बिजी है। तो ये सारी बातें यहां तक की मैंने आपको बताई हैं। उसके बाद क्योंकि बिहार में घोषणा हुई है, बिहार इथेनॉल नीति रखने वाला देश का पहला राज्य बना है, तो बिहार के बारे में थोड़ी बातें पढ़ते हैं। बिहार की राजधानी कौन सी है? पटना। बिहार का गठन कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। राजभाषा कौन सी है? हिंदी। मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। राज्यपाल कौन है? फागू चौहान। विधान परिषद की कितनी सीटें हैं? 75। विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 243। लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 40। और बिहार से राज्यसभा की सीटें हैं 16 हैं। तो इस प्रकार से मैंने पूरी जानकारियां जो है वो आपको दे दी है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कौन सा है कि ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स जारी किया गया। ग्लोबल होम प्राइस यानी कि जो घरों की कीमत है, ये तय करने वाला इंडेक्स सूचकांक जारी किया गया है। इसमें भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो भारत का इसमें 56वां स्थान रहा है। पिछली रिपोर्ट में अगर बात करें तो पिछली रिपोर्ट में भारत का 43वां स्थान रहा था, और भारत 2020 में जो चौथी तिमाही होती है, इसके दौरान सबसे कमजोर प्रदर्शन करने वाले देशों में था। जिस प्रकार से ये भारत के जो घरों की जो प्राइस है, इसमें गिरावट आ की गई है। अगर हम बात करें सबसे पहले स्थान पर कौन देश रहा, तो सबसे पहले स्थान पर जो रहा है वो है तुर्की। उसके साथ देखिएगा कुछ ऐसे देश हैं 4-5 जिनमें तेजी से वृद्धि करने वाले देश बने। कौन कौन से? सबसे पहले न्यूजीलैंड जिसमें 19% वृद्धि हुई, रूस जिसमें 14%, अमेरिका जिसमें 10%, कनाडा और यूके दोनों में 9%। ये सबसे ज्यादा जो ग्लोबल होम प्राइस है इसमें इनकी वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार से ये जानकारियां मैंने आपको दी है। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न यानी कि आज का प्रश्न क्या है कि ईरान को की मोबाइल हार्पर क्रेन की आपूर्ति कौन करेगा? कौन सा ऐसा देश है जो ईरान को मोबाइल हार्पर MHC की आपूर्ति करेगा? तो आपने अपना जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है, जिसके बाद हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न यानी कि कल के प्रश्न की तरफ। तो कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि दुनिया के सबसे खतरनाक सड़क वाला देश कौन सा है? तो दक्षिण अफ्रीका जो है वो विश्व में दुनिया की सबसे खतरनाक सड़क वाला देश माना जाता है। ये अब रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें दक्षिण अफ्रीका सबसे ज्यादा खतरनाक सड़कों वाला देश रहा। तो ये जानकारी हमें यहां से मिली। इसके पश्चात अगला प्रश्न क्या है कि फ्रेश फ्रूट केक मूवमेंट शुरू किया गया। ये एक आंदोलन है जिसमें कि फ्रेश फ्रूट केक मूवमेंट शुरू किया गया। इसके अंदर अनुसार क्या कहा, किसने शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया महाराष्ट्र के किसानों ने। महाराष्ट्र के वे किसान जो कि फलों की खेती करते हैं, उन सभी ने ये फ्रेश फ्रूट केक मूवमेंट शुरू किया है। इसके अंतर्गत क्या होगा कि जो पारंपरिक बेकरी निर्मित केक होता है, इस बेकरी निर्मित केक की बजाय अब फल केक को बढ़ावा दिया जाएगा, जैसा कि फोटो में भी फल केक लगा है इस प्रकार से। इसका उद्देश्य क्या है कि बेकरी को छोड़ करके ज्यादा से ज्यादा फल सेवन को बढ़ावा देना। फल अगर ज्यादा खाएंगे तो इससे शरीर स्वस्थ रहेगा, व्यक्ति को ताजा महसूस होता रहेगा और ताजा चीजें खाने की आदत पड़ेगी, जिससे शरीर जो है तंदुरुस्त भी रहेगा, स्वस्थ भी रहेगा और रोगों से लड़ने की क्षमता भी जो है वो शरीर में बढ़ेगी। इसके बाद बात करते हैं कि महाराष्ट्र में के किसानों ने किया है। तो महाराष्ट्र के बारे में बातें पढ़ लेते हैं। एक तो पहली बात तो ये कि वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य ऐसा है जिसकी राजनीतिक स्थिति में उथल पुथल मची हुई है। मैं बता चुका हूं, कभी उनके मंत्री जो है वो इस्तीफा दे रहे हैं, मंत्रियों में पूरी राजनीति में उथल पुथल मची हुई है। उसके पश्चात बात कर लेते हैं महाराष्ट्र जो है इसका गठन कब हुआ था? 1 मई 1960 में।
राजधानियां कौन कौन सी है? तो गर्मियों की मुंबई और शीतकालीन सर्दियों की नागपुर राजधानी है। महाराष्ट्र में जिले कितने हैं? 36। महाराष्ट्र से एक बात और ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में फिर से कोरोना के मामले तुरंत दोबारा बढ़ने लगे हैं। 25-25 हजार मामले एक दिन में महाराष्ट्र से आने लगे हैं। तो कोरोना वायरस वैक्सीन लगवाने के पश्चात भी कोरोना वायरस जो है ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो आप लोग सफाई रखें अपने आसपास और सेफ्टी का इस्तेमाल करें। इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे आता है कि नंदिनी नदी महोत्सव का आयोजन, नंदिनी नदी महोत्सव जो है इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया। बेंगलुरु में यशी हेथलू में नंदिनी नदी के तट पर इस महोत्सव का आयोजन किया गया। कब कब? ये 2 दिवसीय महोत्सव था जो कि 20 और 21 मार्च को आयोजित किया गया। ये किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो ये अंजनेय गुड़ी और व्यायामशाला नामक ग्राम समुदाय दोनों के द्वारा ये आयोजित किया गया है। तो ये जानकारी इंपॉर्टेंट थी तो मैं आपके सामने लेके आया हूं। उसके बाद है कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का कार्यभार संभाला। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का कार्यभार किसने संभाला है? तो अब संभाला है अरिंदम बागची। अरिंदम बागची जो है उन्होंने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का कार्यभार संभाला है। और अगर हम बात करें अरिंदम बागची की तो वे 1995 बैच के IFS अधिकारी, 1995 बैच के IFS अधिकारी अरिंदम बागची ने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का कार्यभार संभाला है। वे 1995 बैच का IFS अधिकारी है जिन्होंने अनुराग श्रीवास्तव का स्थान लिया है। तो देखिए प्रवक्ता तो बने हैं अरिंदम बागची, लेकिन अगर हम बात करें विदेश मंत्री कौन है तो सुब्रमण्यम जयशंकर यानी कि S जयशंकर जो हैं वे भारत के विदेश मंत्री हैं। उसके पश्चात अगला प्रश्न क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय पत्र लेखन प्रतियोगिता जो है इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका आयोजन जो है ये भारतीय डाक विभाग द्वारा किया गया है। भारतीय डाक विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इसके साथ में इसकी विषय वस्तु क्या है? तो इसकी विषय वस्तु है कि कोविड-19 के साथ अपने अनुभव के बारे में परिवार के किसी सदस्य को पत्र लिखें, यानी कि जो कोरोना वायरस महामारी हुई थी इसमें अपने आप ने अनुभव लिखने हैं और आप अपने किसी भी फैमिली मेंबर को उसके बारे में आप पत्र लिखेंगे, ये इसका विषय वस्तु है। और ये प्रतियोगिता जो है ये 15 वर्ष की आयु तक के स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए करी गई है। अब यहां से देखिएगा ये भारतीय डाक ने शुरू करी है। भारतीय डाक ने शुरू करी है तो भारतीय डाक के बारे में हम पढ़ेंगे कि भारतीय डाक की स्थापना कब हुई थी? 1854 में। अगर हम बात करें इसका मुख्यालय कहां पे है तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, संसद मार्ग नई दिल्ली में। बात कर लेते हैं कि इसके वर्तमान में सेक्रेटरी कौन है? तो प्रदीप्त कुमार बिसोई जो हैं वे वर्तमान में भारतीय डाक के सेक्रेटरी हैं। तो इस प्रकार से एक प्रश्न से जानकारी हमें मिलती है। उसके बाद बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। आज का अंतिम प्रश्न क्या है कि 3 प्रांतीय सशस्त्र कॉन्स्टेबुलरी PAC बटालियन की स्थापना करने की घोषणा करी। ये महिला सशस्त्र PAC की घोषणा करी है। तो ये किसके द्वारा करी गई है? ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा करी गई है। इसकी स्थापना जो है ये कहां पर होगी? तो एक बंदायू, दूसरी लखनऊ, तीसरी गोरखपुर में होगी। और इनके नाम भी 3 महिला योद्धाओं के नाम पर रखे गए हैं। कौन कौन? रानी अवंतीबाई लोधी, दूसरा उदय देवी और तीसरा झलकारी बाई के नाम पर इनकी घोषणा करी गई है। तो ये देखिएगा उत्तर प्रदेश में करी गई है। तो उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ बातें पढ़ते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 में। बात करें इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी जो है वो है लखनऊ में। बात करते हैं इसमें जिले कितने हैं? तो इसमें जिले हैं 75। और राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री कौन है? केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा। तो इस प्रकार से पूरी जानकारी हमने आज की वीडियो से पढ़ ली है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। साथ साथ में देखिएगा UPSI की भी PDF डाल रहा हूं मैं, आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा, आप लोगों की पूरी तैयारी कराई जाएगी। साथ साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। PDF के लिए ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल और ज्ञानकोश फेसबुक पेज से भी जुड़े ताकि आपको इनका PDF भी मिलते रहे। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।